नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है। न्यूज़ ये निकल के आई है कि एक बिबन बिस्वाल नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र में। ऐसा बोला जाता है कि 22 साल से वो भाग रहा था अपने क्राइम के बाद, उसको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है 22 फरवरी 2021 को। आज मैं ये वीडियो 23 फरवरी की रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 22 फरवरी 2021 की ये न्यूज़ है। ठीक है भाई, पुणे में इसको अरेस्ट किया गया। इसका नाम था बिबन बिस्वाल। एक ऑपरेशन था साइलेंट वाइपर नाम का। ओडिशा पुलिस ने इस ऑपरेशन को किया, लेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सुधांशु सारंगी। ये जो केस है, इसको बोला जाता है ओडिशा गैंग रेप केस। यहां पे जो विक्टिम थी, इनका नाम है अंजलि मिश्रा। ठीक है भाई, तो ये अभी न्यूज में क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है। ये केस क्या था, और मैं आपको बता दूं, ये केस पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। तो जब ये केस हुआ था 1999 के लगभग, उस समय के हालात क्या क्या थे, पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हुआ यहाँ पे, ग्राहम स्टेन्स का केस कैसे जुड़ा हुआ है साथ में। ग्राहम स्टेन्स में आपको बता दूं कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे। कौन कौन इसमें एक्यूज्ड है स्कैंग रेप केस में, आईपीसी सेक्शन 376 डी का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं आपको पहले ये बात बता दूं, चूंकि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जो कि पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है एंड इट इज एसोसिएटेड विद सच अ सेंसिटिव थिंग सच एज गैंग रेप। तो इस केस में मैं आपको बोलूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से निकाली है। बाकी मीडिया आउटलेट्स में भी यही इंफॉर्मेशन छपी हुई है, और विकीपीडिया में आप इस पूरे केस के बारे में पढ़ सकते हैं। उस समय पे जो लोग न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते होंगे, बहुत पहले की बात है 1999, ठीक है ना। आप में से तो बहुत सारे लोग तो उसमें पैदा भी नहीं होंगे या बहुत छोटे होंगे। तो मैं बस आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस और विकीपीडिया जैसी जगहों से निकाली है। तो कुछ अगर गलत लगे तो भाई मुझे माफ करना। तो हुआ क्या है, 22 फरवरी को ओडिशा पुलिस ने प्राइम एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। इस प्राइम एक्यूज्ड का नाम क्या है, बिबन बिस्वाल। इसके ऊपर इल्जाम क्या है, तो जो गैंग रेप हुआ था एस्ट्रेंज वाइफ ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर, इनका नाम है अंजलि मिश्रा। इनके हस्बैंड का नाम था सुभाष चंद्र मिश्रा। ठीक है भाई, तो जब ये गैंग रेप हुआ था उस समय पे 3 लोगों के ऊपर इल्जाम लगा था। उसमें से उस समय पे 2 लोग तो अरेस्ट हो गए थे और एक पर्सन 22 साल तक भागता रहा। फाइनली ओडिशा पुलिस ने इस पर्सन को महाराष्ट्र की अंबी वैली में पकड़ा है, जहां पे ये एक प्लम्बर की तरह काम कर रहा था। और इस ऑपरेशन को लीड किया है भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुधांशु सारंगी साहब ने। क्या नाम है इस पर्सन का जिसको पकड़ा गया है, विवेकानंद बिस्वाल, अलियास इसको बिबान भी बोलते हैं। और ये जो गैंग रेप केस था, ये इतना ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव था कि उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जीबी पटनायक को 99 में रिजाइन करना पड़ गया था, 1 महीने बाद इस केस के। पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए आपके कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की या पीसीएस की, या इनफैक्ट अगर आप 6 से 12th में भी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटीज कवर कर रखी है मैंने बहुत सारी। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट सुझाव दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बेसिकली 9 जनवरी 1999 को ये घटना हुई थी कि जो स्ट्रेंज वाइफ हैं अंजलि मिश्रा जी, आईएफएस ऑफिसर की, इन्होंने इल्जाम लगाया कि 3 लोगों ने इनका रेप किया। ये एक कार में ड्राइवर के साथ और अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के साथ कहीं पे जा रही थी। कुछ लोग एक स्कूटर पे आए, उन्होंने इस स्कूटर पे रोका, इनके जर्नलिस्ट फ्रेंड और ड्राइवर को पकड़ के रखा और इनका रेप किया। ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव और खराब टाइप का इंसिडेंट है, बोलना अच्छा नहीं लगता है। बट एक कहानी इसको इस तरीके समझना पड़ेगा कि 1999 6 जनवरी को जब यह घटना हुई, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे पास्ट थे मिस अंजलि शर्मा के, जो कहीं ना कहीं इनको, मिस अंजलि मिश्रा के, जो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहे थे। 12 जुलाई 90, ये पूरी की पूरी जो गैंगरेप वाली घटना है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। इस न्यूज से तो यही समझ में आ रहा है। 12 जुलाई 1997, यानी ये जो गैंगरेप हुआ था 9 जनवरी 1999, इसके लमसम आप कह लीजिए 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हुआ क्या कि ये जो अंजलि मिश्रा जी है ना, इन्होंने फॉर्मर स्टेट एडवोकेट जनरल इंद्रजीत रे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इंद्रजीत रे ने इनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो इंद्रजीत रे थे, ऐसा बोला जाता था कि इनकी चीफ मिनिस्टर से बहुत बनती थी। चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय पे ओडिशा के, जेबी पटनायक, कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे ओडिशा में, तो भाई उनका सिक्का चलता था। तो 12 जुलाई 1997 को
इंद्रजीत रे ने मोलेस्ट करने की कोशिश की अंजलि मिश्रा को। इस चीज की एफआईआर लिखवाई अंजलि मिश्रा ने 19 जुलाई 1997 को किसके खिलाफ? इंद्रजीत रे के खिलाफ कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन कटक में, और उनको एक्यूज किया फॉर अटेम्प्ट टू रेप। अब भाई जब ये सब चीजें हुई तो भाई कहीं ना कहीं एक पब्लिक आउटक्राई होगी। और आपको पता ही है कि स्टेट का एडवोकेट जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आपसे एक सवाल है मेरा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट ये कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? ये नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है। तो भाई सत्यजीत रे के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा। फाइनली सत्यजीत रे को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई, और ये जो केस गया वो केस गया सीबीआई के पास। सीबीआई ने इस केस की जांच की। फरवरी 2000 में सीबीआई कोर्ट ने रे को रिस्पॉन्सिबल माना, कन्विक्ट किया और 3 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट सुनाया। और इस समय पे अंजलि मिश्रा जी ये भी बोल रही थी कि लगातार, चूंकि 1997 में अंजलि मिश्रा जी ने रे पे इल्जाम लगाया था, इंद्रजीत रे पे, तो इसके चलते अंजलि मिश्रा ने बोला कि बैक एंड से अंजलि मिश्रा के ऊपर काफी पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था। क्योंकि इंद्रजीत रे की जो चीफ मिनिस्टर थे जेबी पटनायक, इनसे काफी बनती थी, तो बैक एंड से इनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था। जब ये पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे बकल डाउन नहीं करी तो कहीं ना कहीं अंजलि मिश्रा ने बोला कि ये जो 1999 का 9 जनवरी 1990 का ये जो घृणित इंसिडेंट हुआ गैंग रेप का, इसको कहीं ना कहीं कमीशन किया था जेबी पटनायक ने। मतलब कि जो पॉलिटिकल एलीट थे आपके इंद्रजीत रे और ये जो चीफ मिनिस्टर थे जेबी पटनायक, ये इस हद तक चिढ़ गए थे, और जब अंजलि मिश्रा नहीं दबी तो कहीं ना कहीं इनका गैंग रेप करवाया, ऐसा इल्जाम लगाया अंजलि मिश्रा ने जेबी पटनायक के ऊपर। 9 जनवरी 1999 को ये जब इवेंट हुआ और इस प्रकार की बातें जब मीडिया में आने शुरू हुई, तो अपोजिशन तो इस प्रकार की चीज़ों का इंतजाम करता है। तो भाई पब्लिक आउटक्राई बहुत हुई उड़ीसा में, पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुई। अपोजिशन पार्टीज सीपीआई, सीपीआईएम, जनता दल, इनको मौका मिल गया कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का। स्टेट वाइज बंद आया। जेबी पटनायक के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि इस गैंग रेप के इंसिडेंट में जेबी पटनायक ने एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की। और आप देखो कि उस समय पे कुछ और तरीके से भी पॉलिटिकल प्रेशर आया जेबी पटनायक के ऊपर। इस गैंग रेप के इंसिडेंट के ऊपर, ये जो गैंग रेप हुआ 9 जनवरी 1999 का, उसके कुछ दिन बाद मर्डर हो गया एक क्रिश्चियन मिशनरी का जिनका नाम था ग्राहम स्टेन्स। और इन 2 बच्चों का मर्डर हुआ। कैसे मर्डर हुआ? इनको और इनके बच्चों को इनकी कार के अंदर ही जला दिया गया, एक ट्राइबल विलेज में, क्योंजार नाम के डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये इवेंट हुआ उसके बाद तो बीजू पटनायक की सरकार के अगेंस्ट बहुत भयंकर प्रेशर आया। भाई फरवरी 1999 में, 9 जनवरी 1999 को वो एलिज्ड गैंगरेप हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ये ग्राहम स्टेन्स वाला इंसिडेंट। फरवरी 1999 में भैया पटनायक साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई, और कांग्रेस की जो चीफ थी सोनिया गांधी, उन्होंने उनकी बजाय किसको बैठाया कुर्सी पे? ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, गिरिधर गमांग को। और चूंकि असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले थे 2000 में, तो कांग्रेस सरकार के ऊपर वैसे ही बहुत प्रेशर आ रहा था, तो कांग्रेस सरकार को अपनी इमेज भी साफ करनी थी। तो कहीं ना कहीं पटनायक का रिमूवल तो यहाँ पे होना ही था। ग्राहम स्टेन्स की बात करें तो ये आपको यहाँ पे ग्राहम स्टेन्स नजर आ रहे हैं। 1942 से 23 जनवरी 1999 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी थे। अपने 2 बच्चे, फिलिप जिसकी एज थी 10 साल, टिमोथी जिसकी एज थी 6 साल, ये 2 छोटे छोटे बच्चे, इनको मार दिया गया। कहा जाता है कि इनको एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट ग्रुप बजरंग दल ने मारा। बजरंग दल का जो एक्टिविस्ट था दारा सिंह, इसको कन्विक्ट किया गया और सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन। ऐसा क्या किया यहाँ पे ग्राहम स्टेन्स ने कि इनको इतनी बेरहमी से मारा गया? इनके बच्चों के साथ एक आदमी को मारा, उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया। तो ये बोला जा रहा था कि स्टेन्स ओडिशा में काम कर रहे थे 1965 से, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रोसी होम, जिसमें वो लोग जो कि लेप्रोसी से सफर करते थे उनकी ये मदद करते थे। और कहीं ना कहीं वो ट्राइबल लोग जो कि बिल्कुल बीजहड़ गरीबी में रह रहे थे उनकी भी मदद करते थे। बट कहीं ना कहीं इनको एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जाता था, एक ऐसे मिशनरी की तरह देखा जाता था जो कि हिंदूज को कन्वर्ट करता था क्रिश्चियन फेथ में। तो यहां पर रिलीजन वाला एलिमेंट आ गया था। बाद में जब वाधवा कमीशन ने ग्राहम स्टेन्स के रोल को जब एसेस किया, तो वाधवा कमीशन ने यह पाया कि नो डाउट ये जो ग्राहम स्टेन्स कैंप चलाते थे इसमें रिलीजियस कन्वर्जन्स हुए हैं, बट वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स है ये कहीं पे नहीं। देखिए क्रिश्चियनिटी धर्म ओपनली कहता है कि भाई हम आपको भरोसे से आपके धर्म से क्रिश्चियनिटी धर्म में लेके आएंगे।
कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो इस प्रकार से काम करते हैं। सवाल उठता है कि कोई एक हिंदू है या कोई एक मुस्लिम है, अगर वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो भारतीय संविधान के हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है। आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या आपका खुद का दिल है कि आपको लगता है कि हाँ भाई आपके रिलीजन के टेनेट्स अच्छे नहीं है तो आपको इस्लाम धर्म के टेनेट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, या हिंदू धर्म के टेनेट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं? तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो तो ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी में अलाउड है। लेकिन क्या आपको ल्योर करके, कुछ आपको फायदे देके, या फिर आपको जबरदस्ती करवा के कन्वर्ट किया जा रहा है, वो इलीगल है। तो भाई ग्राहम स्टेन्स को बोला जा रहा था कि ये जबरदस्ती कन्वर्जन करवा रहे हैं। बाद में इनकी जो वाइफ थी ग्लैडिस, उन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार का कोई फोर्स्ड कन्वर्जन कभी भी ग्राहम स्टेन्स ने नहीं करवाया। अनफॉर्चुनेटली ग्राहम स्टेन्स चले गए अपने 2 बच्चों के साथ। इस इवेंट को किसी भी तरीके से आप सही नहीं बोल सकते हो। एक पर्सन को 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ मार दिया। ये इवेंट हमेशा ही क्रिटिसाइज करेगा। कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड जो रैशनल तरीके से सोचता है वो इस इवेंट को क्रिटिसाइज करेगा। जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं वो शायद इसको जस्टिफाई करने लगे। फिर जो इनकी वाइफ थी ग्लैडिस, वो इंडिया में ही रही। इंडिया में रह के उन्होंने काम किया, गरीबों की मदद की, उन लोगों की मदद की जो कि लेप्रोसी से अफेक्टेड थे। बाद में ये अपनी नेटिव कंट्री ऑस्ट्रेलिया लौट गई 2004 में। 2005 में इनको इंडिया का पद्मश्री अवार्ड मिला इनके काम के लिए जो कि इन्होंने उड़ीसा में किया था। कहीं ना कहीं ये अवार्ड इनके काम और ग्राहम स्टेन काम दोनों के लिए मिला था। और 2016 में इनको मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला सोशल जस्टिस का। ये वो कार है जिसमें जला दिया गया था। यहाँ ग्राहम स्टेन्स नजर आ रहे हैं, उनकी वाइफ ग्लैडिस, उनकी बेटी और ये 2 बच्चे जो नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट इवेंट। फिर बात करते हैं कि ये जो गैंगरेप केस था जिसमें 3 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो 1 पर्सन तो अभी पकड़ा गया 22 सालों के बाद। बाकी 2 का क्या हुआ? तो बाकी 2 थे, एक थे प्रदीप साहू, दूसरा था धीरेन्द्र मोहंती। इनको उड़ीसा पुलिस ने 26 जनवरी 1999 को ही पकड़ लिया था और 26 जनवरी को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। चूंकि जब भी कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा होता है तो ये सोचा जाता है कि जो राज्य की पुलिस है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो राज्य की पुलिस पे भरोसा ना करके इस प्रकार के केसों को क्या किया जाता है कि सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई के पास केस पहुंचा, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल की 5 मई 1999 को। ठीक है भाई, चार्जशीट फाइल करने के लगभग 3 साल बाद 29 अप्रैल 2002 को, अप्रैल 29 2002 को खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज महेंद्र नाथ पटनायक ने साहू और मोहंती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और ये आजीवन कारावास 14 साल वाला कारावास नहीं था, इनकी नेचुरल लाइफ जितनी बची है जेल में ही रहेंगे। और इनके ऊपर 5-5 हजार रुपए का फाइन लगाया गया। हाई कोर्ट ने इनके कन्विक्शंस को अपहेल्ड किया 2010 में। 2020 में साहू की मृत्यु हो चुकी है। कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर में उसका इलाज चल रहा था। पहले उसको झरपाड़ा जेल से हॉस्पिटल भेजा गया, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम थी, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मोहंती अभी भी झरपाड़ा जेल में सजा काट रहा है। यहां पे भाई अगर आप बात करो तो जब भी गैंगरेप की बात आती है तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 376 डी निकल के आता है। क्या बोलता है सेक्शन 376 की वर्डिंग्स मैंने आपको यहां पे लिख दी है। Wherever a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention। कॉमन इंटेंशन आपका है अगर आप किसी एक ऐसे ग्रुप का साथ भी दे रहे हो जो कि इस हीनस क्राइम को एग्जीक्यूट कर रहा है और आप पीछे खड़े हो, आपने कुछ नहीं किया, तो भी आप सेक्शन 376 डी से चार्ज किए जाओगे। और इसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा कम से कम 20 साल का। मतलब अगर आपको सजा मिलेगी तो कम से कम 20 साल की सजा मिलेगी और आपकी सजा एक्सटेंड भी हो सकती है टू लाइफ। मतलब कि हो सकता है कि आप अपनी पूरी नेचुरल लाइफ जेल में बंद रहो और आपको एक फाइन भी देना पड़े। और वो फाइन कितना होगा? वो फाइन इतना होगा दैट इट शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। यानी जिस विक्टिम को आपने पेस्टर किया, परेशान किया, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन में जितना भी खर्चा आएगा उतना आपको फाइन भी देना पड़ेगा। जेल में तो बंद रहोगे ही रहोगे। ये तो पूरी न्यूज एक इवेंट था करंट का, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट